हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि ये जो चैप्टर है उसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हो जाता है तो नेल्सन मंडेला अपने देश के लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, एड्रेस करते हैं और वो बताते हैं कि उनका जो काम होगा वो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए होगा, वहाँ से गरीबी हटाने के लिए होगा, वहाँ से लोगों को अधिकार बराबर मात्रा मिलेगा, किसी का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। अब हम लोग इसी लेसन में आगे देखेंगे। आगे लिखा हुआ है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. अब आगे जो है सबसे पहले देख लेते हैं स्पेक्टाकुलर एरे का मतलब क्या होता है। एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले कलर और अट्रैक्टिव मतलब जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगना दिखने में हो। कह रहा है अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर, जो नेल्सन मंडेला थे, जो वहाँ के लोग थे, जितने भी वहाँ पे गेस्ट मौजूद थे, उन सारे की आंखें जो है वो कहाँ, आसमान की ओर दिखती है। मतलब सरप्राइज्ड हो जाती है। क्यों सरप्राइज्ड हो जाती है, किससे सरप्राइज्ड हो जाती है? एज अ स्पेक्टाकुलर एरे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव। क्यों? ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। क्यों? क्योंकि अब जो है वहाँ पे, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब कोई भी इतना बड़ा सेरेमनी हो जिसमें देश का प्रेसिडेंट शपथ ले रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब क्या कर सकते हो, पैट्रियोटिक फंक्शन हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो देश के एयरफोर्स होती है वो अपना क्या करते हैं, टैलेंट दिखाते हैं बाय द हेलीकॉप्टर्स, बाय द एरोप्लेन्स। तो यहाँ पे भी वही हो रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे और हेलीकॉप्टर्स थे एंड द ट्रूप कैरियर्स रोअर्ड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो जो वहाँ पे एम्पी थिएटर में जो क्या कर सकते हो, जो स्वेरिंग सेरेमनी चल रहा था, वहाँ पे जितने भी, तो वहाँ पे बहुत सारे जो वहाँ के हेलीकॉप्टर्स थे, जो जेट्स थे, जो ट्रूप कैरियर्स थे, वो आसमान में क्या करते हैं, एक फॉर्मेशन बना करके जो है वो अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब कह रहे हैं आगे कि it was not only a display of pinpoint precision, मतलब ये जो है मतलब बहुत सटीक था, बहुत ही अच्छा था। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पिन पॉइंट प्रिसीजन ही नहीं था, मतलब एक उचित फॉर्मेशन ही नहीं था, सिर्फ दिखावा ही नहीं था मिलिट्री फोर्स का, प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, तो बल्कि ये क्या था, अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि मिलिट्री का जो देश का सैनिक है, जो साउथ अफ्रीका के जो सैनिक है, उस डेमोक्रेसी, वहाँ के डेमोक्रेसी के प्रति कितने ज़्यादा लॉयल हैं, कितने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, वो ये दिखाना चाहते थे। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस डेमोक्रेसी के प्रति, उस न्यू गवर्नमेंट के प्रति जो क्या हुआ, बहुत ही मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से और सही तरीके से चुनाव में जीत करके आया है, तो उसके प्रति वो अपना क्या शो करना चाहते थे, लॉयल्टी शो करना चाहते थे। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब आगे जो है वो बता रहे हैं कि कुछ देर पहले, मतलब जो ये एयरफोर्स का जब कारनामा चल रहा था, जब टैलेंट शो चल रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, उससे कुछ समय पहले जो है, जो साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट जनरल थे, उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल थे, जो वहाँ के हाईएस्ट जनरल थे, जो पुलिस थे, देयर चेस्ट बेडक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, मतलब कह सकते हो कि वो पूरी तरह से सजे हुए थे, किससे, रिबन से और मेडल से, जो उन्होंने युद्ध में जीता था, जितने भी लड़ाई में या फिर जो भी मिलिट्री जनरल्स के या जो डिफेंस फोर्सेस, सारे मेडल से सुसज्जित थे, रिबन से, जो उन्होंने लड़ाइयों में जीती थी। वो क्या करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं नेल्सन मंडेला को, और प्लेस्ड करते हैं एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपने जो है वो वफादारी की शपथ लेते हैं उनके सामने। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. वो कह रहे हैं कि इस बात के लिए वो अनअवेयर नहीं है, मतलब बल्कि अवेयर है। ये सत्य है, ये तथ्य है क्या, कि आज से कई साल पहले जो आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनको क्या कर लिए होते, अरेस्ट कर लिए होते। क्यों? क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे, और वहाँ जो था अपार्टेड का रूल था, तो जो डिफेंस फोर्स जो थी, जो मिलिट्री फोर्स जो थी, वो तो अपार्टेड के लिए काम कर रही थी। तो आज वो सैल्यूट कर रही है, बट आज से पहले अगर वो नेल्सन मंडेला को मिलते तो उन्होंने नेल्सन मंडेला को क्या कर लिया होता, गिरफ्तार कर लिया होता और जेल में बंद कर दिया होता। हालांकि नेल्सन मंडेला जेल में भी रहे हैं।
Finally, a severan of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अब करें अंततः जो है शेवरन ऑफ इम्पाला. शेवरन मतलब क्या होता है? अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी. वी शेप में जो एयरक्राफ्ट्स डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, वी पैटर्न में जो एयरक्राफ्ट होते हैं अपना शेप बना करके आसमान में जो चलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेवरॉन. इसको चेवरॉन नहीं सेवरॉन पढ़ोगे. सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स कह रहा है कि जो उन्होंने क्या किया, एक वी शेप में जो इम्पाला जेट्स का क्या किया, एक फॉर्मेशन बनाया और उन्होंने क्या छोड़ा? धुआं छोड़ा. और वो जो स्मोक था वो किस कलर का था? ब्लैक का, रेड का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. और ये सारे कलर जो थे वो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे. इसलिए जो है जो सेवरन और जो इम्पाला जेट्स थे वो इन्हीं सारे कलर्स को लिफ्ट करते हैं, एयर में स्प्रेड करते हैं. The day was symbolized for me by the playing of our national anthems and the vision of white singing Nico Kosi Sikli, I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. अब कह रहे हैं आगे कि द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, मतलब वो दिन जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास था. क्यों? क्योंकि उस दिन जो था वो 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए थे. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई नेशनल सेरेमनी चल रहा हो, नेशनल फेस्टिवल चल रहा हो या स्वेरिंग सेरेमनी चल रहा हो तो उस समय जो है देश का नेशनल एंथम गाया जाता है. और साउथ अफ्रीका में कितने नेशनल एंथम गाए गए थे? 2 नेशनल एंथम गाए गए थे. एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो वाइट्स के विजन्स को दर्शाते थे उसका नाम क्या था? कोसी सिकली आई अफ्रीका. और जो ब्लैक ने गाया उसका नाम क्या था? डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. और जो वहाँ का बहुत ही पुराना, मतलब क्या कह सकते हो, नेशनल एंथम था. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड शूड नो द वर्ड्स बाई हर्ट. कह रहा कि हालांकि जो है जो वहाँ पे नेशनल एंथम गाया गया वहाँ पे दोनों में से किसी ग्रुप को एक दूसरे का अर्थ पता नहीं था. मतलब जो ग्रुप गा रहा है उसको तो अर्थ पता था, बट जो दूसरा ग्रुप गा रहा है उसको उसके नेशनल एंथम का जो मीनिंग था नहीं पता था. बट फिर भी दोनों गा रहे थे. और वो कहते हैं कि उसके जो लिरिक्स हैं वो लोग बहुत जल्द ही उन लोग को बाई हार्ट याद हो जाएगा. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरहेल्ड विद द डेंस ऑफ ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरहेल्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. अब कह रहा है कि उस दिन जो है जो इनॉग्रेशन का जो डे था वो हिस्ट्री के सेंस से वो कहते हैं, मतलब क्या कह सकते हो? ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. इसको पढ़ते हैं ओवरवेल्म्ड, नॉट हेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. आगे वो कह रहे हैं कि वो जो इनॉग्रेशन का डे था उस दिन जो है उनके दिमाग में, मतलब उनको सारी जो है वहाँ की हिस्ट्री याद आ रही थी, मतलब उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल को फेस किया. तो वही वो कह रहे हैं कि ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. आगे वो कह रहे हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century मतलब 20वीं शताब्दी की पहले दशक में. तो आप कह सकते हो कि 1900 से लेकर के 1910 तक का जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century. 1900 से लेकर के 1910 तक के जो मतलब ईयर्स थे, ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोअर वॉर. एंग्लो मतलब होता है ब्रिटिश. एंग्लो वर्ड जो है वो ब्रिटिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो वो कह रहे हैं कि जो एंग्लो-बोअर मतलब जो ब्रिटिश और साउथ अफ्रीका के लोगों के बीच जो युद्ध हुआ था, जो वॉर हुआ था, जो उनके जन्म से पहले हुआ था, और उसके बाद जो वहाँ पे वाइट स्किन पीपल के लोगों का क्या हो गया? शासन हो गया. और उन्होंने क्या किया? डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम. और वहाँ से फिर जो है जो वाइट स्किन पीपल जो थे उन्होंने क्या किया? एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दिया, जहाँ पे जो है वाइट स्किन पीपल ने क्या किया? डार्क स्किन पीपल को उनके ही धरती पे, उनके ही ज़मीन पे, उनके ही वर्ल्ड, उनके ही कंट्री को क्या कर लिया? डोमिनेट कर लिया. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. अब आगे कह रहे हैं कि जो वाइट पीपल ने वहाँ पे डोमिनेट कर लिया, कॉन्कर कर लिया, उससे क्या हो गया? वहाँ पे एक ऐसे समाज की व्यवस्था बनावट हुई, ऐसे एक समाज बना जिसका आधार जो था बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सिस, मतलब जो उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया सोसाइटी का,
वो क्या था, सबसे हार्सेस्ट था, मतलब इसको सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हो, हार्ड कर सकते हो, सताने वाला कर सकते हो। मोस्ट इनह्यूमन, अमानवता जिसको कहते हो। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, मतलब इतना ज़्यादा वो दुखदाई सोसाइटी, इतना ज़्यादा मतलब असभ्य सभ्यता का उन्होंने, असभ्य समाज का उन्होंने निर्माण किया जो दुनिया को जाना चाहिए। मतलब सबसे असभ्य सभ्यता को उन्होंने क्या किया, निर्माण किया। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, अब कह रहे हैं now in the last decade of the 20th century, लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब क्या हुआ, 1990 से लेकर के 1990 से लेकर के आप कह सकते हो 1990 से आप 2000 तक कह सकते हो। ऐसे तो वैसे तो 2000, हाँ 2000 तक आप कह सकते हो, क्योंकि 1994 में जो है वो साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली थी। तो वही वो कह रहे हैं कि नो इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन। और जो नेल्सन मंडेला है उनके कितने वर्ष हो चुके हैं, 8 डिकेड, मतलब लगभग वो 80 ईयर्स के हो चुके हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। तो वो कह रहे हैं कि वो जो चलते आ रहा था, दशकों से जो चलते आ रहा था सिस्टम, वो अब बदल चुका है और उसके जगह पे एक न्यू सिस्टम आ गया है जिसमें क्या है, लोगों के राइट्स का और फ्रीडम्स का ध्यान रखा जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ कलर, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, बिना कोई स्किन पे, बिना कोई कलर पे भेदभाव का। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। आगे वो कह रहे हैं कि ये जो दिन आया है वो ऐसे ही नहीं आया, कैसे आया है, about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। कहते हैं कि मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि कितने सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने क्या किया है, उसके लिए बलिदान किया है इस दिन के लिए, साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। और जो उन्होंने सफरिंग को झेला है, जो उनके साहस हैं, और जो उनके सफरिंग्स है, जो उनके साहस, उनको कभी भी काउंटेड और उसके बदले में पैसे मतलब रिपेड नहीं किया जा सकता, बदले में नहीं, मतलब उसको किसी चीज़ से बदला नहीं जा सकता। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। अब कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा महसूस किया उस दिन, as I have on so many other days, that I was simply the sum of, तो आगे वो क्या कहते हैं, I felt that day, उस दिन उनको ऐसा महसूस हुआ, as I have on so many other days, जैसा कि उनको बाकी सारे दिनों में भी महसूस होता था, क्या, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मतलब वो सारे लोगों का एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है, जिन लोगों ने, पैट्रियट्स मतलब जिन देशभक्तों ने नेल्सन मंडेला के पहले अपने देश के लिए अपने जान को क्या किया, कुर्बान कर दिया, उनके अपने सेक्रीफाइसेस, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने आप को, जो मेन थे, जो वुमेन थे, जो यंग थे, जो ओल्ड थे, मतलब जितने भी लोगों ने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए सेक्रीफाइस किया, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो सारे लोगों का क्या है, एक सम है। That long and noble line ended and now begin again with me। I was pained that I was not able to thank them and that were not able to see what their sacrifices had wrought। आगे वो क्या कर रहे हैं, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, कह रहा कि वो जो समय था, वो जो लोग थे, अब तो वो चले गए, अब ये जो है उनके साथ शुरू हुआ है, नेल्सन मंडेला के साथ एक न्यू शुरू हुआ है। आई वॉज पेन, उनको इस बात का दुख है कि ये जो है उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर सकते हैं, और वो लोग क्यों, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो लोग इस दिन को देख भी नहीं रहे हैं, देखने के लिए जिंदा भी नहीं है कि उनके सेक्रीफाइसेस ने साउथ अफ्रीका में क्या चेंजेस लाया। तो यहाँ पे बताया गया कि जो नेल्सन मंडेला है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं, उन पैट्रियट्स का धन्यवाद नहीं कर सकते जिन्होंने अपने लाइफ को क्या किया, साउथ अफ्रीका के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब आगे कह रहे हैं कि जो वाइट स्किन पीपल लोगों का जो शासन था वो क्या किया है, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। मतलब आगे वो कह रहे हैं कि जो अपार्टेड का जो पॉलिसी था, जो नीति था, उसने क्या किया, एक बहुत ही और ना खत्म होने, मतलब बहुत देर में खत्म होने वाला एक गहरा घाव जो है उनके कंट्री पे, उनके लोगों पे छोड़ा है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और वो कह रहे हैं कि इससे रिकवर होने में कई साल लग जाएंगे, जो हर्ट
जो है वो अपार्टाइड ने जो दिया है। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन and brutality had another unintended effect, and that was that produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthils, the Yusuf Dadus, the Bram Fisseras, the Robert Subukovs of our times। ये सारे लोग जो हैं वो कौन है? पैट्रियट्स हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिन लोगों का भी नाम मैंने पढ़ा है इन सारे नामों का जो है वो फिगर दिया गया है। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। अब आगे कह रहे हैं कि ये क्या है कि जो डिकेड्स तक ऑपरेशन चला, ब्रूटिलिटी जो व्हाइट स्किन लोगों ने किया, जिसके वजह से ही जो है शायद यही एक वजह है जिसके वजह से ये सारे लोग क्या हो गए हैं, सारे लोग जो हुए प्रोड्यूस हुए देखने को मिला। और इनके तरह जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेन है वो अब शायद ही भविष्य में देखने को मिलेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। अब इसलिए वो कह रहे हैं कि संभवतः ये जरूरी होगा कि इस तरह के जरूरी होगा, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच ऑफ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, कि इस तरह के लोगों को क्रिएट करने के लिए संभवतः जो है इतना ज़्यादा दबाव जो है, एक्सप्लॉयटेशन जो है जरूरी होता है, तभी जा करके जो एक हाइट ऑफ कैरेक्टर बनता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे बहुत ही मतलब वो स्पेशली जो वो डायमंड्स के लिए फेमस है, वहाँ रॉ डायमंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में निकलता है। इसलिए जो वो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उनको पता है कि उनका जो देश है वो मिनरल से भरा हुआ है, मिनरल से और जेम से, जो वहाँ की मिट्टी के नीचे हैं। लेकिन उनका मानना है कि उनके लिए जो सबसे बड़ा धन है वो वहाँ के लोग हैं, और वही फाइनर मतलब अच्छे और सच्चे, और डायमंड से भी ज़्यादा प्योरेस्ट कौन है? वहाँ के लोग हैं। और उनके लिए डायमंड जो है वो उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, वहाँ उनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे बड़ा वेल्थ कौन है? वहाँ के लोग। ये हाइट ऑफ कैरेक्टर को आप कैसे समझ सकते हो कि ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? अगर हम छोटा सा चीज़ को समझ सकें तो इस कहानी से समझते हैं कि हम लोग भगवान राम को जानते हैं। तो जब तक वो अयोध्या में थे तब तक वो युवराज राम थे, राजा राम के भी नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब वो वनवास चले जाते हैं, वनवास में उनको कष्ट झेलना पड़ता है, उनको जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ता है, अपने ही वाइफ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर के जब वो वापस आते हैं, इस 14 वर्ष के वनवास से जब वापस आते हैं तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, राजा राम या युवराज राम नहीं कहा जाता है। तो जब वो अगर वो वनवास को नहीं जाते तो शायद उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपाधि नहीं मिलती। मतलब अगर आप एक हाइट ऑफ कैरेक्टर को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कभी कभी ऑपरेशन जो है, जो एक्सप्लॉयटेशन जो है, जो संघर्ष जो है, जो स्ट्रगल जो है, वो सेक्रीफाइसेस ही ऐसे कैरेक्टर्स को बिल्ड करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। अब कह रहे इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कह रहा है अभी कॉमरेड्स किसको कह रहे हैं? जितने भी पैट्रियट्स लोगों के नाम उन्होंने बताया है उनको ये क्या कर रहे हैं? कैमरेड्स कर। सो ये कॉमरेड्स किनको कह रहे हैं? जितने भी पैट्रियट्स लोगों को उन्होंने नाम बताए हैं उन सारे लोगों को ये कॉमरेड्स कह रहे हैं, मतलब मित्र होता है, फेलो। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। वो कह रहे हैं कि इन्हीं कॉमरेड्स से, अपने इन्हीं मित्रों की वजह से उनको साहस का मतलब समझ में आया। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। अब वो कह रहे हैं कि टाइम एंड अगेन मतलब फिर से उन्होंने देखा है, कई बार ऐसा देखा है कि आई हैव सीन कि जो लोग होते हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेन हो, चाहे वो वुमेन हो, एक आइडिया के लिए अपने लाइफ को क्या करते हैं? सेक्रीफाइस कर देते हैं, सिर्फ एक आइडिया के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि दैट आई हैव सीन मेन स्टैंड अप, कि जो उन्होंने देखा है कि जो लोग हैं वो टॉर्चर्स के लिए, मतलब अटैक्स को झेलने के लिए, जो टॉर्चर होते हैं उसको झेलने के लिए, सहने के लिए तैयार हो जाए बिना टूटे हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और मतलब वो उस हद तक मतलब
उस चीज़ को झेलते हैं जिसको कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, वो जो है इमेजिनेशन को झुठला देता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो लोग होते हैं उस एक आइडिया के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार होते हैं। उनको कितना भी मारा जाता है, कितना भी पीटा जाता है, कितना भी टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो टूटते नहीं हैं, अपने साहस को छोड़ते नहीं हैं। और उनके इस साहस को देख करके जो है मतलब इमेजिन नहीं किया जा सकता कि कोई ऐसा भी इतना भी झेल सकता है क्या। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. आगे वो कह रहे हैं, उन्होंने क्या सीखा कि जो करेज है वो ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर। इट मीन्स दैट ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप डरते नहीं हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे अंदर डर नहीं है, को डर नहीं लगता है, तो ये करेज नहीं है। बल्कि करेज क्या है कि अपने डर के ऊपर विजय पाना। किसी के अंदर डर का होना नहीं, वो साहस नहीं है। बल्कि एक्चुअल में साहस क्या है कि आप अपने डर के ऊपर कैसे विजय पाते हो, कैसे जीतते हो। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। अब आगे क्या कह रहे हैं कि बहादुर वो नहीं है जो जिसको डर नहीं महसूस होता है, जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो अपने डर को काबू कर लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जो है जन्म से सीख करके नहीं आता है, बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, जन्म से नहीं जानता है, नहीं सीख करके आता है कि उसको जो है किसी के स्किन के कलर के आधार पर, उसके बैकग्राउंड के आधार पर कि कहाँ से वो आया है, क्या उसका धर्म है, उसके आधार पर उसको भेदभाव करना है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। अब आगे वो कह रहे हैं कि लोगों को जो है वो हेट करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर उनको हेट करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। और जो प्यार है, वो जो लव है, वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरली है किसी भी ह्यूमन हार्ट के लिए। ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। इसका मतलब हुआ कि जो हेट है, हेट का अपोजिट क्या होगा कि लव है। तो जो लव है वो हेट के मुकाबले ज़्यादा नेचुरली है। क्यों? क्योंकि बाय नेचर हम लोग अफेक्शनेट होते हैं किसी को भी प्यार करने के लिए, लव करने के लिए। से आप समझ सकते हो कि एक बच्चा जब पहली बार दुनिया में आता है तो वो घर के हर लोगों से प्यार ही करता है। बाद में उसको नफरत करना, गुस्सा करना सिखाया जाता है, वो लोगों से धीरे धीरे सीखता है। नाउ वी मूव फर्दर। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to pressure me and keep me going. अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि even in the grimmest times in the prison, मतलब कि जब उनका मतलब जब वो जेल में होते थे और जब उनको सताया जाता था, तो जो सबसे उनके लिए कठिन समय होता था, कष्ट भरा समय होता था, तब भी जब when my comrades and I were pushed to our limits, मतलब जब उनको इतना सता दिया जाता था कि जब उससे ज़्यादा वो पेन को बियर नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो दर्द को नहीं सह सकते हैं, तब भी उनको I would see a glimmer of humanity इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो जो गार्ड्स उनको टॉर्चर करते थे, जो गार्ड्स उनको सताते थे, उनमें से किसी एक गार्ड के अंदर जो है उनको मानवता की झलक दिखती थी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। और जो संभवतः कुछ देर के लिए होता था, मतलब जब वो देखते थे जो गार्ड्स होते थे, मान लीजिए उनको टॉर्चर कर, इतना टॉर्चर किया गया कि मान लीजिए अब वो बेहोश होने वाले हैं या मतलब अब टूट चुके हैं, तो वो थोड़े देर के लिए क्या होते होंगे, रुक जाते होंगे। तो वही वो कह रहे हैं कि see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. अब कह रहा है कि वो जो कुछ क्षण भर का जो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी होता था, उनको इतना ज़्यादा उम्मीद दे देता था, इतना ज़्यादा अच्छा होता था, मतलब पर्याप्त होता था कि reassure me and keep me going, कि उनको लगता था कि नहीं, अभी भी जो दुनिया में है वो मानवता बाकी है, और वो इस बात को एश्योर हो जाते थे और फिर से जो है वो अपने आप को मजबूत बना लेते थे, बोल्ड बना लेते थे। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. आगे वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति की जो अच्छाई है, जो मानव की जो अच्छाई है, एक फ्लेम की तरह है, मतलब एक आग की तरह, एक जलते हुए फ्लेम की तरह है, जो छिप सकता है लेकिन कभी बुझ नहीं सकता है। वो कहना क्या चाह रहे हैं कि किसी के अंदर की अच्छाई जो है कुछ समय के लिए छिप सकता है, रुक सकता है, बट कभी बुझ नहीं सकता है। वक्त आने पे जो है उसकी ह्यूमैनिटी जो है वो बाहर आ जाएगी। अगर उसको ट्रीट किया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए, तो उसके अंदर का जो ह्यूमैनिटी है वो वापस
आ जाएगा. So that was in this part of the video, and the rest part of the story will be covered in the next video. Thank you and have a nice day.